हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों चलिए हम संविधान का अध्ययन करते हैं। संविधान के पिछले वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य को अच्छे से देखा था, ठीक है। पिछले वीडियो में लगातार हम संविधान की श्रृंखला को पढ़ते आ रहे हैं और पिछले वीडियो में मौलिक कर्तव्य का अच्छे से अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य का जब हम अध्ययन कर लेंगे उसके पश्चात हम संविधान के भाग पढ़ेंगे। संविधान का भाग पढ़ने के पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं संविधान के भाग। आप जानते हैं जब हम संविधान प्रारंभ ही किए थे पढ़ाना, आपको पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट ही किए थे, तभी आपको बताए थे कि जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस समय मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितनी सूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अभी भी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग ही हैं, लेकिन आप जानते हैं संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत समय समय पर क्या किए जाते हैं, संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अर्थात जब भी संसद झलक डालती है, अर्थात एक नज़र डालती है कि हाँ कोई भी ऐसे प्रावधान लाने चाहिए या कोई भी ऐसे प्रावधान ऐसे हैं जो समाज के लिए क्या है, कल्याणकारी हैं, तो उनको संविधान में जोड़ने के लिए संविधान का क्या करती है, संशोधन करती है। तो संशोधन करने से दोस्तों कभी कभी भाग में कुछ छोटे छोटे उपभाग जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो यदि उपभाग को लेकर के काउंटिंग करते हैं, अगर हम उपभाग को लेकर के काउंटिंग करते हैं तो उस तरह से संविधान में 25 भाग हो जाएंगे, ठीक है। 25 से ज़्यादा भाग ही हो जाएंगे, लेकिन जो मूल भाग हैं दोस्तों वह अभी भी 22 ही हैं, ठीक है। तो हमें 22 जानकर पढ़ना है। बाकी जो उपभाग जोड़े गए हैं हमारे भारतीय संविधान में बाद में संशोधन करने के पश्चात अगर आवश्यकता पड़ी या जो भी हम इम्पोर्टेंट देखेंगे उसको आपको क्या करा देंगे, अध्ययन करवा देंगे और बता देंगे कि हाँ यह भाग बाद में जोड़ा गया, ठीक है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था 4 का ही, तो भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन भाग 4 का में बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 4 का जोड़ दिया गया और उसमें मूल कर्तव्य का प्रावधान जोड़ दिया गया था, जो अभी हम पिछले वीडियो में ही अध्ययन किए थे संविधान के। तो चलिए उस 22 भागों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए संविधान में जो 22 भाग हैं दोस्तों, 22 भाग से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसी 22 भाग में से कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उस 22 भाग में से कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम 22 भाग का अध्ययन करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट भाग है वह भी हमसे क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो कोशिश यह करते हैं कि वे भाग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अर्थात जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उस पर अपनी क्या बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं। बाकी संविधान अभी हमें और आगे तक पढ़ना है, जहाँ जिस भाग का हमें और आवश्यकता पड़ी वहाँ हम आपको बताते चलेंगे कि हाँ यह भाग और इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो कुछ भाग जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। इसको हम आपको एक एक करके समझा देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं संविधान के भाग, संविधान के कुल कितने भाग हैं, 22। मैंने आपको बताया अगर उपभागों को छोड़ दिया जाए, जो उपभाग जोड़े गए संविधान में उनको छोड़ दिया जाए तो अभी भी मूल संविधान में भी 22 भाग थे, अभी वर्तमान के संविधान में भी कितने भाग हैं, 22 भाग ही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान के भाग कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, 22। और भाग किसे कहते हैं, देखिए भाग किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों हमारे भारतीय संविधान को जब लिखा जा रहा था, जब संविधान सभा इसका क्या कर रही थी, निर्माण कर रही थी संविधान का, तो उसमें देखा गया कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें जो लिखित प्रावधान है वह लगभग मैच करते हैं। हमारे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जिसमें लिखित प्रावधान एक ही क्या कर रहे थे, एक ही दृष्टि से महत्व रखते थे, अर्थात एक ही तरह के कार्य रखते थे, एक ही पॉइंट पर उनका क्या था, दृष्टि था। तो उन सारे अनुच्छेदों को, अर्थात जो अनुच्छेद एक जैसे लग रहे थे उनको एक में करके उसमें उनको एक में कर दिया गया और उसको एक भाग दे दिया गया, ठीक है। अर्थात जो अनुच्छेद एक जैसे दिख रहे थे और जिनके कार्य एक जैसे थे, जिनकी दृष्टि एक जैसी थी, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक भाग के अंतर्गत रख दिया गया,
ठीक है। और मैंने आपको बताया ही था भाग किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुसूचियां किसे कहते हैं। यह आपको पिछले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम समझेंगे। हमारे किताब में जो पाठ होता है वह संविधान का क्या समझिए, भाग समझिए। पाठ के अंतर्गत जो क्या नाम पृष्ठ होते हैं उसको संविधान का क्या समझिए, अनुच्छेद समझिए। और जो वहाँ का समरी होता है, विषय सूची होता है हमारे किताबों का, उसको भारतीय संविधान का क्या समझिए, अनुसूचियां समझिए। ठीक है। तो अनुसूचियों का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। तो भाग किसे कहते हैं, आपको समझ में आया है। विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद जिसमें लिखित प्रावधान एक जैसे थे, उनको एक जगह करके एक नाम दे दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले क्या है, भाग एक। पहले क्या है दोस्तों, भाग एक। आप इसको ऐसे सिर्फ अभी समझिए, अभी हम इसका एक तकनीक भी बता देते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले भाग में क्या है, भाग एक। भाग एक में कहा गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और यह भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है। मैंने आपको अभी कहा जो अनुच्छेद देखने में एक जैसे लग रहे थे, जिनके कार्य एक थे, जिनमें लिखित प्रावधान एक जैसे थे, उनको एक भाग के अंतर्गत रख दिया गया। देखिए अब अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में जो भी प्रावधान है वह लगभग एक जैसे हैं, इसलिए उनको भाग एक में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो भाग एक में क्या रखा गया दोस्तों, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। देखिए भाग एक में क्या कहता है, हमारे भारत देश की संघ की बात करता है और कहता है कि भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है। और भारत में जितने भी राज्य हैं उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उसका सीमा विस्तार कहाँ तक है, उसका क्षेत्रफल कहाँ तक है, उसका नाम क्या है, उन सब का वर्णन भाग एक के अंतर्गत किया गया है। फिर से समझिए, भाग एक में कहा गया है कि जो भारत देश है वह क्या है, राज्यों का एक संघ है। राज्यों का क्या है, एक संघ है। अब देखिए संघ दो प्रकार के होते हैं। संघ कितने प्रकार के होते हैं, एक यूनियन होता है, ठीक है, एक कॉन्फेडरल होता है और एक फेडरल होता है। एक संघ, देखिए दोनों का नाम संघ ही है। वैसे हम भाग एक का जब विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे अभी, तो हम आपको बताएंगे कि संघ किसे कहते हैं। तो बस आप यहाँ समझिए कि क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। और भारत में स्थित जितने भी राज्य हैं उनका क्षेत्र कहाँ तक है, उनका विस्तार कहाँ तक है, उनका नाम क्या, उनकी लंबाई कहाँ है, उनकी चौड़ाई क्या है, उन सब का वर्णन भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक किया गया है। समझ में आया होगा आपको। बात भाग 2 की करते हैं। भाग 2 में दोस्तों भारतीय नागरिकता की बात करता है। भारतीय नागरिकता का वर्णन देखिए, अब 4 से यहाँ खत्म हो रहा है, 5 से लेकर के अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक का वर्णन किया गया है भाग 2 में। अर्थात अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में लिखित जितने भी प्रावधान हैं वह एक दृष्टि के हैं, इसलिए उनको भाग 2 में क्या कर दिया गया, स्थान दे दिया गया। नागरिकता से क्या तात्पर्य है दोस्तों, देखिए हमारे भारतीय संविधान में भारतीयों को नागरिकता, जैसे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त है, या भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कि यदि हम हमारे बच्चे का जन्म विदेश में होता है तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है, इन सब का प्रावधान किया गया है भाग 2 में। और आप जानते हैं हम सभी भारत के नागरिक हैं, किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन हमारी नागरिकता क्या है दोस्तों, भारतीय है। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति को उसके देश की नागरिकता मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो कैसे नागरिकता मिलती है और क्या करने पर उस देश की नागरिकता छीन ली जाती है संसद के द्वारा, इन सब का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित किया गया है। दोस्तों हम एक एक भाग का भी अध्ययन करेंगे ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ आपको एक दृष्टि में समझा रहे हैं ताकि आपको एक नज़र में समझने का नज़रिया मतलब जागृत हो सके, ताकि आप जानें
कि हाँ हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो भाग 1 में देखिए क्या देखिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। 2 में देखिए नागरिकता। भाग 3 में दोस्तों क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार। अब इसको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम मौलिक अधिकार का अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं। मौलिक अधिकार हमने आपको बताया था, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। और इसका वर्णन आप जानते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। अर्थात अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जितने भी प्रावधान हैं उनको मौलिक अधिकार कहा गया है, और मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं भाग 4 की। यह भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। भाग 4 में क्या कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में हमने आपको बताया था BN राव जो भारतीय संविधान सभा के क्या थे, सलाहकार थे। इन्होंने 2 अधिकार की बात कही थी। पहला तो भाग 3 में रख दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। और यह क्या हो गया, बाध्य हो गया, प्रत्येक व्यक्ति को देना ही पड़ता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। जबकि जो दूसरे प्रकार की अधिकार की बात की गई थी उसे जोड़ दिया गया भाग 4 में, और उसे कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात ऐसे अधिकार जो राज्य के ऊपर निर्भर है। राज्य चाहे तो उस पर नियम बना ही सकती है, और राज्य चाहे तो उस पर नियम नहीं भी बना सकती है। यह पूर्णतः किस पे डिपेंड है, राज्य के ऊपर डिपेंड है। और आप जानते हैं मौलिक अधिकार 12 से 35 और राज्य के नीति निर्देशक तक 36 से 51 तक रखे गए हैं। अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जितने भी प्रावधान हैं वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। 4 भाग हमने देखा दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र पहला, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक कर्तव्य, और चौथा क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य बताए गए, जिसे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या कर दिया गया, भाग 4 के अंतर्गत जोड़ दिया गया। ठीक है। और आपको पता होगा इसका अनुच्छेद क्या है, 51 का है। क्या है, 51 का है। मैंने आपको मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य का अच्छे से अध्ययन करवाया था। इसमें लिखित क्या क्या प्रावधान है सब अच्छे से आपको क्या किया था, समझाया था। तो फिर से याद करिए, हमने आपको 5 भाग बताए। पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5वें में 4 में मूल कर्तव्य। ठीक है। देखिए अब यहाँ दोस्तों क्या था, भाग 1 में संघ था एवं उसके राज्य क्षेत्र था। तो जो हमारा भाग 5 है और भाग 6 है, यहाँ देखिए जो हमारा भाग 5 है और भाग 6 है, इन्हीं दोनों को तोड़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर संघ एवं राज्य क्षेत्र दोनों साथ साथ आ रहा था भाग 1 में, लेकिन भाग 5 में केवल संघ की बात कर रहा है। संघ का मतलब केंद्र की, संघ का मतलब केंद्र की। आप जानते हैं केंद्र स्तर पर सरकारें होती हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये सब आते हैं। तो उन सब का वर्णन किया गया है कहाँ पर, भाग 5 में। कहाँ किया गया दोस्तों, भाग 5 में। समझ में आया। अब देखिए इसका अनुच्छेद में क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इन सब का अध्ययन विस्तृत रूप से करना है। और जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63, तब हम वहां पर अनुच्छेद आपको याद करवा देंगे। अगर यहाँ पर आप याद करेंगे तो डाटा ज़्यादा हो जाएगा और आपकी मेमोरी हैंग करने लगेगी, इसीलिए हम यहाँ पर अनुच्छेद नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर संघ एवं राज्य जो क्षेत्र थे उसको बांट दिया गया 2 भागों में। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाग 5 में रखा गया है दोस्तों संघ। संघ मतलब अर्थात केंद्र स्तर पर जितनी भी प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर पर जो भी शक्तियां होती हैं, उसका वर्णन किया गया दोस्तों भाग 5 में। अब केंद्र स्तर के बाद राज्य स्तर पर आप जानते हैं सरकारें 2 स्तर पर गठित होती हैं, एक संघ स्तर पर या केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर सरकार के क्या प्रावधान हैं, क्या शक्तियां हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक है, इन सब का जो वर्णन है वह भाग 6 में किया गया है। भाग 1 को ही 2 भागों में तोड़ दिया गया। पहले भाग 5 में संघ की बात करता है और भाग 6 में
राज्य स्तर के सरकार की या राज्य की बात करता है। ठीक है, तो याद आप करते चलिए, अभी हम याद करवा देंगे। आता है भाग 7। देखिए दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम था, हम जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के पश्चात दोस्तों, हमारे देश में जो राज्य गठित हुए थे, जो राज्य बने थे, पहले जानते हैं आप 14 राज्य बने थे। जो राज्य बने थे उन राज्यों को ग्रेड के आधार पर विभाजित किया गया था। देखिए, कुछ पर क्या देशी रियासतें कार्य कर रही थी, राजाओं महाराजाओं का कब्जा था, कुछ पर ब्रिटिश हुकूमत थी, ठीक है, कुछ पर मुगल वंश की स्थापना थी। अर्थात जितने भी राज्य उस समय थे और उन राज्यों को जिस तरीके से आज राज्य है उस तरीके से नहीं गठित किया गया था, उस तरीके से नहीं बांटा गया था, बल्कि वहां पर राज्यों को ग्रेड के आधार पर बांटा गया था। ग्रेड ए के राज्य, ग्रेड बी के राज्य, ग्रेड सी के राज्य। बाद में दोस्तों, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ तो इस ग्रेड पद्धति को, जो ग्रेड पद्धति थी ABCD, इस पद्धति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर से सुनिए, भाग 7 में राज्यों का जो वर्गीकरण था वह किसके आधार पर किया गया था, ग्रेड के अर्थात वर्ग के आधार पर किया गया था, जो कि लोकतंत्र के लिए क्या था, दुश्मन साबित हो रहा था। इसलिए भाग 7 में जो राज्यों का ग्रेड के आधार पर वर्गीकरण था, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्यों का ग्रेड के आधार पर वर्गीकरण किस भाग में किया गया था, भाग 7। क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए क्या था, घातक था। तो 7 से 7 होता है दोस्तों, 7 से 7। भाग 7 में क्या रखा गया था, राज्यों का ग्रेड के आधार पर वर्गीकरण, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7, 7 से 7 और 7 से समाप्त। ठीक है, अर्थात वर्तमान में भाग 7 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो आपने भाग 7 तक का अध्ययन किया। पहले में आपने क्या देखा, संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 का में मौलिक कर्तव्य, 5 में क्या देखा, संघ देखा, 6 में राज्य, 7 में 7 से 7, 7 से समाप्त। ठीक है, अब बारी आती है भाग 8 की। इसकी बारी आती है भाग 8 की। देखिए, भाग 8 क्या कहता है, संघ एवं राज्य संबंध। आप जानते हैं 3 प्रकार की सूचियां हमने आपको पढ़ाया था जब अनुसूचियों का अध्ययन कर रहे थे। कब पढ़ाया था, अनुसूचियों में पढ़ाया था, अनुसूची 8 में बताया था। अनुसूची 8 में 3 प्रकार की सूचियां रखी गई, 3 प्रकार की सूचियां रखी गई, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। और आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं होते हैं हमारे देश में, वह कुछ कार्य राज्य करती है और कुछ कार्य क्या करती है, केंद्र करती है। लेकिन उसी में से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो संघ और राज्य अर्थात केंद्र स्तर की सरकारें और राज्य स्तर की सरकारें आपस में सहमति बना के करती हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र हो गया, शिक्षा क्षेत्र हो गया। तो उन दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित किया गया है उसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 8 में रखा गया है। फिर से सुनिए, केंद्र स्तर की सरकार और जो राज्य स्तर की सरकार हमारे देश में है, उनके मध्य संबंध को स्थापित करने का कार्य कौन करती है, भाग 8 करती है। अर्थात संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकार के मध्य क्या क्या संबंध है, किन किन शक्तियों का संबंध है, उसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। भाग 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। याद करिए, अनुसूची 11 वहां पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, पंचायत की आप जानते हैं हमारे जो राज्य में, हमारे जो देश हैं, वहां पर सरकारें 3 स्तर पर होती हैं, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्वशासन होती है, जिसका जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब देखिए, पंचायत स्तर का गठन क्या होगा, वहां के जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनका गठन कैसे होगा, कार्यकाल उनका क्या होगा, इन सब का वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 9 में। आप जानते हैं आपके गांव पे एक पंचायत होती है जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, उसका एक मुखिया 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो यह सब जो प्रावधान है दोस्तों, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं उनके, किस लिए उनको चुना गया है, किस प्रकार उनका चुनाव होगा, इन सब का वर्णन
पंचायत का वर्णन भाग 9 में अनुच्छेद 139 से लेकर अनुच्छेद 242 तक किया गया है। तो पंचायत के गठन की बात कहाँ की गई है? भाग 9 में, अनुच्छेद 139 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक। अब देखिए, जब गांव स्तर पर सरकार की बात हो गई तो आप जानते हैं शहर में जो होती हैं, शहर को नगर कहते हैं, नगर स्तर पर भी सुधार करने के लिए एक क्या होनी चाहिए, प्रतिनिधि का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, क्योंकि पंचायत या ग्राम स्तर पर पंचायत का गठन हो गया है। तो नगर स्तर पर जो पंचायत का गठन होगा उसका वर्णन भाग 9 में ही एक और उपभाग जोड़ दिया गया, 9 का। तो 9 में पंचायत, 9 का में नगर पंचायत का वर्णन किया गया है, और नगर पंचायत का वर्णन है अनुच्छेद 243 पे, अनुच्छेद 243। ठीक है। अब बात आती है, देखिए कुछ सहकारी समितियां होती हैं, हमने आपको बताया था सहकारी समितियां जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर के मदद से क्या होती हैं, संचालित होती हैं। उनका वर्णन 9 के ही एक अगले उपभाग 9 खा में किया गया है, और इसका भी अनुच्छेद 243 ही है। तो यहाँ पर हमने आपको 2 भाग बताया। पहला क्या बताया, भाग 8, संघ और राज्य के मध्य क्या क्या संबंध हैं, क्या क्या शक्तियाँ क्या हैं संबंधित होती हैं, भाग 8 में कहा गया है। भाग 9 में पंचायत की बात की गई है, 9 का में नगर पंचायत की बात की गई है, और भाग 9 खा में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। भाग 10 की आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय देश में, भारत जो देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ और जातियाँ निवास करती हैं। जैसे आप मेघालय में ही पढ़े होंगे, गारो, खासी, जयंतिया जो क्या होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, वह काफ़ी पिछड़ी हैं। तो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसलिए उनको एक विशेष क्षेत्र क्या कर दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है, जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए जो क्षेत्र हैं उसका बात किया गया है भारतीय संविधान के भाग 10 में और अनुच्छेद 244 में। तो आपसे पूछा जाएगा अनुसूचित जातियों का उल्लेख किस भाग में है, भाग 10 में। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र का उल्लेख भाग 10 में, अनुच्छेद 244 में। समझ में आया? अब 10 के बाद 11, 12, 13, 14 हमने यह 4 छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें लिखित जो भी प्रावधान थे वह एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे। अगर आपको 11, 12, 13, 14 भी पढ़ना होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको उसको भी बता देंगे, लेकिन वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट हम लिखे हैं। देखिए, अगर आप सारे चीज़ पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका वह भी छूट जाएगा जो आपको एग्जाम में नंबर दिलवाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा के चक्कर में अपना कम भी मत बेकार करिए, उस बिंदु पर पकड़ ज़्यादा बनाइए जो आपको एग्जाम में नंबर दिलवाएगा। हाँ, समझ की बात और जानकारी की बात अलग है। तो अगर दोस्तों आपको जो भाग मैं छोड़ रहा हूँ इसका भी अध्ययन करना होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति किस प्रकार चुने जाएंगे, राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा, राज्यपाल किस तरीके से चुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका चुनाव किसे होगा। अर्थात दोस्तों भारत देश में जितने भी संवैधानिक पद हैं उस पर स्थित व्यक्तियों का चुनाव अर्थात निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा उसका वर्णन भाग 15 में किया गया है। फिर से सुनिए, भारत देश में स्थित जितने भी संवैधानिक पद हैं उनका नियुक्ति या उनका निर्वाचन किस तरीके से होगा उसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक किया गया है। निर्वाचन हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक व्यक्ति का निर्वाचन पढ़ेंगे, किस प्रकार उन्हें चुना जाता है। तो निर्वाचन की बात किया गया किसमें, भाग 15 में।
भाग 16 को फिर छोड़ा हूं मैंने, लिया है भाग 17। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा। देखिए भाग 17 में कहा गया है भारत देश की राजभाषा हिंदी है तथा उसकी लिपि देवनागरी। भाषाएं और उसकी लिपियां क्या होती हैं यह भी आपको पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो भाग 17 में क्या कहा गया दोस्तों, भारत देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। लिपि मतलब क्या होता है, लीपने का तरीका दोस्तों। लिपि मतलब क्या होता है, लीपने का तरीका, कि जो भाषाएं हम पढ़ रहे हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी को किस तरीके से लीपा जाता है, इसका जो वर्णन है भाग 17। ठीक, इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश को किस तरीके से लीपा जाता है, रोमन तरीके से लीपा जाता है। तो लिपि का मतलब लीपने का तरीका होता है। तो भाग 17 में क्या कहा गया है, राजभाषा की बात की गई। ठीक है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 यह पूछा भी गया दोस्तों कई एग्जाम में कि राजभाषा का वर्णन किस भाग में है। भाग 17 में किस अनुच्छेद, 343 से लेकर के 351। बात आती है भाग 18 की। भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध। मैंने आपको बताया था आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी अर्थात जर्मनी। इसका वर्णन 352 से लेकर के 360 तक है। भारत देश में 3 प्रकार के आपात हैं। वित्तीय आपात, देखिए 352 में, 356 में और 360 में। वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करूंगा दोस्तों, हम तीनों आपात आपको पढ़ा देंगे। 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। ठीक है, देखिए एक राष्ट्रीय आपात होता है और एक राष्ट्रपति शासन होता है और तीसरा होता है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो आपातकालीन उपबंध है जिसे जर्मनी के संविधान से जोड़ा गया है, उसका वर्णन भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक किया गया है। इतने बिंदु आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर नहीं आए होंगे दोस्तों एक बार और आप देखिएगा। ठीक है।